हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन, इस महत्वपूर्ण चैप्टर को आज हम देखने जा रहे हैं। हमने पहले भी कई चैप्टर्स को कवर किया है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मौजूद है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है, ये अपने आप में करंट से रिलेटेड, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड और जनरल नॉलेज से रिलेटेड हर तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेहद खास चैप्टर है आपके लिए, जिसमें विशेष करके जो आपके सिलेबस में कवरेज की गई है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन को देखेंगे। पर आज इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका परिचय और इससे संबंधित इसका जो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि जो तंत्र है उस सभी तंत्र को देखेंगे और इससे संबंधित कुछ और संस्थाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। पर इससे पहले कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं शुरू करूं, एक बेहद खास जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। यानी आपको यहां एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके के पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रुकावट के अपनी सारी की सारी पढ़ाई यहां से निःशुल्क रूप से खत्म कर सकते हैं। तो इसी बेहद खास जानकारी के साथ शुरू करेंगे हम ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण पार्ट। तो आइए देखते हैं थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इसके। अब देखिए, सबसे पहले जो आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस या नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब संयुक्त रूप से साथ आए देशों का एक समूह। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसकी चर्चा की जाती है। दुनिया के लगभग इस समय आज के डेट में 193 देश इसके सदस्य हैं और 193 देशों ने कुछ साझा सहमति और साझा स्वीकार्यता के हिसाब से अपने आप को एक संगठन के रूप में स्थापित किया है और अपने आप में दुनिया में एक ये सबसे बड़ा संगठन राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण से या सामरिक दृष्टिकोण से बनकर उभरा है। अब इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945, जिसको हम मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस या यूएन डे। संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां सवाल ये आता है कि आखिर भाई ऐसा क्या हुआ कि 1945 में एक ऐसी संस्था बनकर उभरी है। इसका एक तरह से फ्लैग या लोगो, कुछ भी कह सकते हैं, लोगो। तो आखिर 1945 में वो क्या स्थितियां बनी, क्या जियोपॉलिटिकल अंतरराष्ट्रीय कौन सी गतिविधियां हुई या ऐसी एक तरह से कह सकते हैं कि परिस्थिति उभरी जिससे इतने बड़े संगठन का निर्माण हुआ। अब अगर आपने थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय इतिहास इसके बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आप बेसिक जानकारी रखते होंगे तो हमें यह अच्छी तरह से पता है कि 1914 से और 1819 तक, 1914 से 18 या 1919 तक, 18 तक बेसिकली ये चला था प्रथम विश्व युद्ध। क्या चला था? प्रथम विश्व युद्ध। अब ये जो प्रथम विश्व युद्ध चला था तो जाहिर सी बात है इसमें भी बहुत बड़ी तबाही हुई, इसमें भी बहुत दुनिया में नुकसान हुआ। तो ये दुनिया के नेताओं ने ये महसूस किया कि भाई इस तरह की कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो इतने बड़े युद्ध को या इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय मतभेद या तनाव को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर सके या नॉर्मल कर सके। ये बड़ी आवश्यक समझा गया बात। तो इसलिए एक स्थापना की गई लीग ऑफ नेशन की, लीग ऑफ नेशन की, और उसमें रूजवेल्ट का बहुत महत्वपूर्ण क्या था? रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। अब इस लीग ऑफ नेशन की स्थापना इसलिए की गई कि भविष्य में इस तरह की किसी भी चुनौतीपूर्ण कठिनाई से निपटा जा सके, ठीक। लेकिन ये लीग ऑफ नेशन कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध की खतरा को टाल नहीं सका। बेसिकली पर्पज ये था कि हम दोबारा विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति को पैदा न होने दें, मगर ऐसा हो नहीं पाया और लीग ऑफ नेशन के रहते हुए भी 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 43-44 तक चला, ठीक है। ये भी लगभग 3 से 4 साल 5 साल तक चलता रहा, खत्म होते होते 44। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति फिर बन गई। अब जब ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 43-44 में, तब फिर एक बार दुनिया को यह लगा कि नहीं नहीं, वास्तव में एक ऐसा मंच होना चाहिए, वास्तव में एक ऐसी जगह होनी चाहिए, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो इस तरह की गतिविधियों को लगाम लगाए,
जो दुनिया में सामरिक हितों की रक्षा करे और दुनिया में अगर कोई तनाव या परेशानी होती है तो इसे एक संसद के रूप में, मंच के रूप में, असेंबली के रूप में बैठकर उस पर वाद विवाद या चर्चा की जा सके। और उसी दृष्टिकोण से 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। आ रही है बात समझ में? अब जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो इसमें यह प्रयास किया गया कि सभी देशों को बोलने की आजादी दी जाए, सभी देशों को एक परमानेंट जो है वहां पर एक अपना हक दिया जाए, से दिया जाए, और यह कोशिश किया जाए कि आगे चलकर इस तरह के कोई भी मनमुटाव देखने को न मिले। यह बहुत इंपॉर्टेंट रूप से इस बात को सुनिश्चित किया गया। अब देखिए, यह इसी का परिणति था कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। अब अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ को थोड़ा सा नापने तोलने का प्रयास करें तो ऐसी बहुत सी दुनिया में घटनाएं और युद्ध आप दे सकते हैं उदाहरण के रूप में, जिसमें यह आप कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हुए भी इस तरह के महत्वपूर्ण युद्ध हुए, तनाव हुए, टकरार हुए और संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ कर नहीं सका। भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ, भारत चीन में युद्ध हुआ, अभी देखिए रूस यूक्रेन में युद्ध हुआ। इस तरह के साउथ चाइना सी का माहौल आप जानते हैं कितना बिगड़ा हुआ है। तो अरब कंट्री, गल्फ वॉर हमने देखने को मिला, अफगानिस्तान में घुस के अमेरिका ने क्या किया, इराक में क्या किया, सारी चीजें आपके सामने हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ये उद्देश्य बनाकर दिया गया, अगला हम वही चर्चा करेंगे कि जिसके उद्देश्य क्या है। उन उद्देश्यों में कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाई पड़ेगा आपको कि शायद वो पूरी सफलता न पा सके, लेकिन we cannot ignore the fact that from the very day the UN has been established, there has not been any event of Third World War. हम ये कह सकते हैं कि भाई जब से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है तब से कहीं न कहीं तीसरे विश्व युद्ध की कोई बात नहीं हुई है। अब इसमें तीसरे विश्व युद्ध का ना होने में एक और बड़ा पॉइंट और है कि भाई कई देशों के पास अपनी परमाणु शक्ति बनकर उभरी और अब अंतर्राष्ट्रीय हित इस हद तक एक दूसरे से जुड़ चुके हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनती नहीं है। कोई देश इंडिपेंडेंट इतना है नहीं, सब ग्लोबलाइज हो गया है। वो एक विस्तृत चर्चा अलग से हम कर सकते हैं, लेकिन आप ये इसको उपलब्धि में जोड़ सकते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध उसने होने नहीं दिया। अब अगर उद्देश्यों की चर्चा करें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग। भाई कोई चीज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सुविधाजनक कब होगी? जब हम आमने सामने बात करेंगे। अब मान लीजिए भाई कोई जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल सी वाटर से लेकर जो रूल्स है ना, कि समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में किस तरह के नियम कानून चलेंगे। अब इसमें किसी एक दो देश की सहमति से तो होगा नहीं, है ना। तो इसमें क्या होगा, कई देशों का क्या करना पड़ेगा, सहमति, सुझाव, और उनमें आपस में क्या होनी चाहिए, सामंजस्यता होनी चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ये कोशिश करता है कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाया जाए सभी देशों की आपस में बातचीत कराकर। फिर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसको आप कहते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी। अब इसका क्या मतलब है भाई? इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया कि दुनिया में जितने भी देश हैं, वो छोटे हैं, बड़े हैं, विकासशील हैं, विकसित हैं, सभी देशों की सुरक्षा निश्चित करना। अगर उसमें कोई समस्या आ जाए तो जैसे आपको पता है कि यूएनओ की अपनी एक फोर्स होती है जिसको यूएन पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं, यानी शांति स्थापित करने वाला जो फोर्स है, पीस कीपिंग फोर्स, जिसमें कई देशों की सेनाएं एक साथ काम करती हैं। तो कई बार अफ्रीकन कंट्रीज और कई देशों में अमेरिका ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया है, अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को भेज के वहां शांति स्थापित करने का प्रयास किया है। तो कोशिश ये करता है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान दे। उसके बाद आर्थिक विकास, बहुत सारे ऐसे प्लान, पॉलिसीज और इस तरह के, जैसे आप अभी हम आगे चर्चा करेंगे और उसके और अंगों में बात आएगी, WHO की, यूनेस्को की, जहां से क्या होगा, आर्थिक रूप से विकास कराया जाए, है ना। इसी कालखंड से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण संगठन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ये सारे संगठन भी साथ साथ में चलते रहते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि देशों का आर्थिक विकास हो। अब आर्थिक विकास में मान लीजिए कि कोई नियम कानून इस तरह का बनवाना हो जो दुनिया भर के लिए फेवरेबल हो, किसी तरीके का कोई डिबेट हो, वो सारी चीजों को क्या करता है, एक मंच प्रोवाइड करता है और वहां से फिर आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। सामाजिक प्रगति, खास करके जो मैंने आपसे चर्चा किया, विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, यूनेस्को, ठीक है, सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम चलाने वाला। इस सामाजिक प्रगति को भी मिटाने का, हटाने का, सामाजिक प्रगति की बाधा को मिटाने का और सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने का पूरा काम यूनाइटेड नेशंस करती है। ठीक है, जैसे पोलियो इरेडिकेशन का अभियान है तो पोलियो के लिए WHO पूरा अभियान चलाएगी, है ना। इसके साथ साथ जो भी सामाजिक रूप से जिसकी बात उठानी होगी, मान लीजिए कोई ऐसा वर्ग या समूह है किसी देश का भी या किसी जगह का भी जो शोषित है, परेशान है या जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसके एक तरह से कह सकते हैं कि पक्ष में कोई स्टेटमेंट दे सकता है या उसको बचाने का प्रयास कर सकता है। तो सामाजिक प्रगति भी सुनिश्चित करता है।
मानव अधिकार और विश्व शांति का प्रयास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक तरह के मानव अधिकारों की सूची दी हुई है ना, जिसको बोलता है ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट को बचाने के लिए भी पूरा उनका एक तरह से नियम कानून है। और 10 दिसंबर हम जानते हैं कि मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसको ये चार्टर को प्रस्तुत किया गया। तो मानव अधिकार को अगर आप पढ़ेंगे, उसकी भी चर्चा हम एक सेशन में करेंगे, और आगे जो चैप्टर आपके आएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वाले, उसमें डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे। वहां मानव अधिकार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगभग जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, जो मौलिक अधिकार दिए गए लोगों को, उसी तरह के मानव अधिकारों की बात यूनाइटेड नेशन भी करता है। उनके संरक्षण के लिए भी संगठन के रूप में काम करता है। और पूरा विश्व शांति, ये सबसे मेन है, इंटरनेशनल पीस जो है वो बना रहे, ये भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने का सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति का प्रयास, ये सारी चीजें आपको यूनाइटेड नेशंस के उसमें जो है उद्देश्यों में मिलेंगी। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना क्या है, यानी किस तरीके के अंगों से मिलकर, किस तरीके के संगठनों से मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की पूरी परिकल्पना की गई है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र की संरचना राष्ट्र संघ की संरचना पर आधारित है, यानी राष्ट्रों का संघ, एक देशों का समूह, या आपस में सहयोग और सामंजस्यता के साथ एक समूह के रूप में काम करने के लिए जो तैयार हुए हैं, इन सब की पर यह आधारित है, जिसके प्रमुख 6 अंग हैं। यानी 6 वो महत्वपूर्ण पार्ट हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के आप कह सकते हैं कि हिस्से हैं। सबसे पहला महासभा, जिसकी चर्चा भी करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जनरल असेंबली। फिर आता है सुरक्षा परिषद, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। फिर आता है आर्थिक और सामाजिक परिषद, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फिर आता है न्यास परिषद, यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और सचिवालय, यानी सेक्रेटरीट। ये 6 ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिसमें न्यासिता और जो ट्रस्टीशिप वाला है वो तो अब लगभग काम करना बंद कर चुका है, लेकिन महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये 6 उसके महत्वपूर्ण अंग हैं, जिन अंगों से या जिनसे मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की परिकल्पना की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र में इनकी स्थिति इतनी सुदृढ़ है, बहुत सुदृढ़ है। एक संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति केवल यही अंग सुनिश्चित कर सकते हैं, ताकि बाध्यकारी निर्णय के संदर्भ में सुरक्षा परिषद ने श्रेष्ठ स्थिति पार कर ली है। अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सारे जो एक तरह से जो अंग हैं, ये नॉर्मल फेज में काम करते हैं, लेकिन जिसका चीज बाध्यकारी है या जो बहुत मजबूती से अपनी बात मनवा पाता है, वो सुरक्षा परिषद है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल है। वो इसलिए है क्योंकि इसके पास अपना एक वीटो पावर है। ये वो महाशक्तियां हैं दुनिया की, जिन महाशक्तियों ने एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया, अगर ये एक साथ काम करें तो पूरी दुनिया को एक तरह से चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए इनकी बात को मानना पड़ता है। ठीक, ये कौन कौन सी महाशक्तियां हैं और क्या इसका पूरा प्रोसेस है, इसको आगे देखेंगे। तो ये 6 महत्वपूर्ण अंग हैं जिसमें सुरक्षा परिषद की स्थिति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अब थोड़ी सी महासभा की चर्चा कर लेते हैं। महासभा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जनरल असेंबली, इसके बारे में आप सिंपल ये समझिए कि संसद के रूप में काम करती है, पूरी दुनिया के संसद के रूप में। जैसे अपने देश का एक पार्लियामेंट होता है, अलग अलग जगह से लोग वहां आते हैं, अपनी बात रखते हैं, ऐसे ही पूरी दुनिया के पार्लियामेंट के रूप में जनरल असेंबली काम करती है। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में महासभा सर्वाधिक बृहत और महत्वपूर्ण अंग है। सर्वाधिक बृहत का मतलब क्या है? सर्वाधिक बृहत का मतलब एक ऐसा ये मंच है जिसमें दुनिया के जितने सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सबको बराबर अधिकार इसमें प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि इसमें सुरक्षा परिषद के जैसे 5 और 10-15 लोग मेंबर रहेंगे या यूनेस्को के कुछ लोग मेंबर रहेंगे। इसमें सभी मेंबर्स इसके हिस्से होते हैं और सबको इसमें अपनी बात रखने की आजादी दी जाती है। ठीक, सभी सदस्य राष्ट्रों को महासभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, चाहे अमेरिका हो, चाहे दक्षिणी सूडान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, जो भी सदस्य रहेगा उसको बराबर का हिस्सा मिला है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार है। यहां पर इस जनरल असेंबली में ऐसी चीज होती है कि यहां पर कोई बड़ा देश है तो उसका ऐसा नहीं कि उसके वोट का पावर ज्यादा होगा। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र महासभा के सदस्य होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी यूएनओ का मेंबर होगा वो महासभा का मेंबर जरूर होगा। अब चार्टर के अनुच्छेद 10 में इसकी शक्तियां और कार्यों का वर्णन किया गया है। चार्टर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विषय पर इसे विचार करने का अधिकार है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई विषय नहीं है जो जनरल असेंबली या महासभा में विचार नहीं किया जा सकता या जिस पर बहस नहीं की जा सकती। सारे विषयों पर बहस की जा सकती है। महासभा द्वारा आर्थिक और सामाजिक परिषद तथा न्यास परिषद सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरा संसद महासभा की होती है,
इसी में से कुछ मेंबर चुने जाते हैं कहां के लिए, सामाजिक और आर्थिक परिषद के लिए और न्यास परिषद के लिए। महासभा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों की वार्षिक विशेष रिपोर्ट पर विचार करती है। जिस तरह आपके देश में संसद होती है ना, जो भी आर्थिक रिपोर्ट होगा, इकोनॉमिक सर्वे होगा या डिपार्टमेंटल कमिटीज की रिपोर्ट होंगी, ये सारी चीजों की समीक्षा या उस पर चर्चा संसद करती है, ऐसे ही सभी चीजों पर संसद यहां पर चर्चा करती है। महासभा, तो ये महासभा सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट और वो है सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये जो है ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्व या शक्ति का कारण है वो सुरक्षा परिषद है। क्यों? एक तो इसमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो दुनिया की 5 महाशक्तियों जैसे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, टोटल 15 मेंबर्स हैं। और इस 5 सदस्य में, 5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी सदस्य एक अगर सहमत नहीं है तो प्रस्ताव गिरा दिया जाता है, और 5 ने मिलकर अगर कुछ पास कर दिया तो समझ लीजिए यूएनओ के हर जगह वो पास हो जाएगा। इतना महत्वपूर्ण ये परिषद है और ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, ध्यान से समझिए। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है, हार्ट है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पहरेदार कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से अंग को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है, तो ये सुरक्षा परिषद है। इसके सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं, और 10 सदस्यों का चयन महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको जरा समझ लेंगे आप। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद, ठीक। तो इसमें कितने मेंबर हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 5 + 10। ये जो 5 हैं ये स्थायी सदस्य हैं, ठीक, और ये जो 10 हैं ये अस्थायी सदस्य हैं। ठीक, अगर स्थायी सदस्यों की बात करें तो बताइए मेरे साथ कौन कौन से हैं। एक, अमेरिका, ठीक है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, 1945 में ही इसका गठन हुआ, और 1945 के बाद दुनिया में शुरू हुआ क्या, शीत युद्ध। इस चीज को भी आप समझ लीजिएगा थोड़ा। शीत युद्ध जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोल्ड वॉर। अच्छा, किसके किसके बीच शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ यूएसए और यूएसएसआर के बीच। कौन थे ये दोनों, ये यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने मिलके हराया था जापान, जर्मनी, इन लोगों को हराया था। अब जब हराया था तो ये दोनों महाशक्ति बन के उभरी, संयुक्त राष्ट्र संघ भी यानी कि अमेरिका भी और सोवियत संघ भी। लेकिन इन दोनों में अंतर यह था कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था ये पूंजीवादी देश है जहां सब कुछ बाजार पर छोड़ दिया जाता है, और जो ये यूएसएसआर था, जो सोवियत संघ था, जो 10-15 देशों का एक समूह था जिसका लीडर रूस था, रसिया। तो ये भी एक महाशक्ति थी, पर यह मानता था समाजवादी प्रक्रिया को। अब इस पूंजीवाद और समाजवाद में बहुत बड़ा टकराव हो गया। मैंने शीत युद्ध का दौर वाला चैप्टर आपको किया है, गुट निरपेक्षता आंदोलन और शीत युद्ध का दौर, सारी चीजें बताई हैं, जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। जब इन दोनों में टकराव हो गया, ये दोनों महाशक्तियों में, तो ये दोनों टकराव का जो सिलसिला है वो 40 साल 50 साल 1990 तक चलता रहा। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना और इसके स्थायी सदस्यता की बात आई, तो ये दोनों जो चैंपियन थे, इन दोनों को इसमें स्थायी सदस्यता मिली। तो अमेरिका तो यूएसएसआर को मिला था, लेकिन अब तो वो विखंडित हो गया, तो केवल रूस बचा है। तो मान लीजिए एक रूस, फिर ब्रिटेन, जाहिर सी बात है इसको तुम्हारा रहना ही था, ये उस समय दुनिया का लीडर तो बना ही हुआ था, ठीक। उसके बाद चीन, ठीक, और फ्रांस, ठीक है। ये वो 5 देश थे जिन देशों को इसमें स्थायी सदस्यता दी गई है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो अस्थायी सदस्य हैं ये 2 वर्षों के लिए महासभा से चुने जाते हैं, महासभा से चुने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भारत भी मेंबर रह चुका है कई बार, ठीक है ना। तो अब ये 5 तो एकदम क्या रहेंगे, परमानेंट रहेंगे, और ये 2 अस्थायी सदस्य हैं, ये 2-2 वर्षों के लिए महासभा जो 193 देशों की, उसी में से चुन लिए जाएंगे 10 लोग, हर 2 वर्ष पे वो चेंज होता रहेगा। इस तरह ये टोटल संख्या कितनी बनती है, इस तरह टोटल संख्या बनती है कितने की, 15 की, ठीक है ना।
अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 5 लोग हैं इनके पास एक शक्ति होती है जिसको कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर। अब वीटो पावर का मतलब क्या है? मान लीजिए ये 4 अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन ने बोला कि ठीक है एक देश गड़बड़ कर रहा है, उस पर हम सब लोग मिलकर हमला करेंगे, उसको रोकेंगे, लेकिन फ्रांस बोल देगा नहीं हम हमला नहीं करेंगे, तो प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। या ये 4 बोले, रूस कह दे नहीं करेंगे, कोई भी प्रस्ताव अगर है उन 5 के 5 की जब तक सहमति नहीं रहेगी तब तक उसको माना नहीं जाएगा। यही कारण है कि दुनिया में बहुत सारे युद्ध होते हैं और उन युद्धों पर यूएनओ कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक आदमी अड़ंगा लगा देता है। और आप कोई भी युद्ध देख लीजिए उठाकर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये 5 में से कोई ना एक उसमें कोई ना कोई शामिल रहेगा। अमेरिका ने जितनी गड़बड़ की, अमेरिका खुद उसमें शामिल था। अभी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, चारों क्या करेंगे? रूस खुद ही वीटो लगा देगा, है ना। तो ये जो 5, ये इसीलिए इसमें एक नया कंसेप्ट चल रहा है कि ये सुरक्षा परिषद में सुधार, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में रिफॉर्म्स की बात चलती है, उसमें यह कहा जाता है कि भाई ये केवल 5 सदस्य नहीं होने चाहिए, इसमें से और शक्तियों को जोड़ो। और इसमें खास करके जर्मनी, भारत, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ये 3-4 ऐसे, ब्राजील, ये ऐसे देश हैं जिन्होंने क्या कहा है, जिन्होंने अपनी दावेदारी सबसे मजबूती से पेश की है कि हमें तो इसमें जरूर जुड़ना चाहिए और हम इसमें जरूर जुड़ना चाहते हैं, जिसकी बात चलती रहती है। तो इसमें भी रिफॉर्म तब तक नहीं होगा जब तक ये 5 हाँ ना कहें। तो ये अपनी दादागिरी क्यों मिटाना चाहेंगे? चाहते हैं कि नहीं हम ही बने रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा परिषद इस तरह से चलता है। तो यदि स्थायी सदस्यों में से एक भी सदस्य किसी प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त करता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता, और इसको कहते हैं वीटो का अधिकार। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ वीटो। मींस दैट इफ अ सिंगल और एनी मेंबर फ्रॉम द परमानेंट 5 मेंबर्स कंट्रीज डिनाइज टू एनी प्रपोजल प्रपोज्ड, देन इट विल सीज टू एग्जिस्ट और इट विल बी वॉइड एब इनिशियो। तो अगर इन 5 के 5 सदस्यों में से कोई भी एक व्यक्ति बोलता है कि नहीं जी हम इसी प्रस्ताव पर सहमत नहीं है, तो प्रस्ताव पास नहीं कर सकता। ठीक है, समझ गए? सुरक्षा परिषद सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में इसके बारे में समझा रहा हूं। फिर आते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद पर, और इसके नाम से आज समझ सकते हैं। इसके नाम से समझने का मतलब यह है कि इसका उद्देश्य यह रहता है कि कैसे आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से और सोशल रूप से दुनिया का विकास किया जाए या दुनिया को रिफॉर्म दिया जाए। तो इसके सदस्यों का चुनाव महासभा करती है, वर्तमान में इसके 54 सदस्य हैं। अब न्यास परिषद का क्या काम है? न्यास परिषद का है कि ये वैसे तो अब ये काम करना बंद कर चुकी है, तो इसका ये भी एक प्रमुख अंग है और महासभा की सहयोगी इकाई के रूप में कार्य करती है। इसकी सदस्य संख्या निश्चित नहीं है। यह कहा गया है कि परिषद के सदस्य में से प्रशासित न करने वाले सदस्यों के बीच संतुलन होना चाहिए। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य न्यास परिषद के भी सदस्य होते हैं और इसका काम है कि फंडिंग की देखरेख करना, काम था एक तरह से, और सारे बैक ऑफ द एंड के प्रशासन में सहयोग करना। तो ये न्यास परिषद का इंपॉर्टेंट काम था। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज पर चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की व्यवस्था की गई है, जहां 2 या 2 से अधिक देश अगर सहमत हो तो किसी मुद्दे को इस कोर्ट में ले जा सकते हैं और इस कोर्ट के फैसले को अपने यहां लागू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कुलभूषण जाधव वाला जो मामला भारत में था कि वो भारत का जासूस है, पाकिस्तान ने पकड़ा है, पाकिस्तान ऐसा कहता था कि भारत का जासूस है, ऐसा ऐसा हम फांसी देंगे। तो भारत इस मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, वहां पर कुलभूषण जाधव के फांसी पर रोक लगाई गई, है ना। ये सारा मामला चल रहा था। तो यह संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और भारत के भी एक सदस्य इसके अभी जज हैं। जल्दी कमेंट बताइए कि भारत का कौन सा वो मेंबर है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक जज है, जल्दी बताइए कमेंट में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष केवल राष्ट्रों द्वारा ही विवाद लाए जा सकते हैं, व्यक्तियों द्वारा नहीं। ये इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं भारत में रह रहा हूं, मुझे कोई समस्या हो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चला जाऊंगा, नहीं, ये देश की सरकारें जाती हैं केवल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय महासभा, सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों को परामर्श देने का भी काम करती है। तो मान लीजिए अगर यूएनओ की महासभा है या सुरक्षा परिषद है, कोई लीगल टर्म्स में अगर उसमें कोई किसी तरह के सुझाव या सहायता की जरूरत पड़ी तो वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देता है। जैसे देश में सरकारों को अगर कोई न्यायिक रूप से एक तरह का कोई सुझाव सलाह चाहिए होता है तो वो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट उसको सुझाव देती है। जैसे राष्ट्रपति सुझाव मांग सकता है अनुच्छेद 143 के तहत भारत के संविधान में, है ना। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा इसमें परामर्श दे सकती है, सुझाव दे सकती है। ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में है, बताइए मुख्यालय। सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, अब ये क्या होता है, ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है ना। और आपने सुना होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है, जो नाम आता है ना एक, तो जैसे कोफी अन्नान, बान की मून, इस तरह के लोग रहे हैं,
ठीक है ना। तो ये जो महासचिव चुने जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले महासचिव थे ट्रेगविली, ये महासचिव इसी सचिवालय के अध्यक्ष होते हैं, है ना, जिसमें सारा प्रशासनिक कार्यालय चलता है। तो चार्टर में इसके कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है, परंतु 1946 में महासभा द्वारा निर्धारित किया गया कि महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। मैक्सवेल कोहेन के शब्दों में यह संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था का केंद्रीय अंग है। जाहिर सी बात है, जहां ऑफिस होगा, जो सारे कामकाज को आगे बढ़ाएगा, जो सभी कामकाज को लेकर एक एजेंडा तैयार करेगा कि क्या चीजें होनी हो, तो इंपॉर्टेंट है। इसके अभाव में संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र सूचना और सहयोग केंद्र से वंचित हो जाएंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी असिस्टेंस है वो सचिवालय देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अब ये तो आपने समझ लिया था क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में, इसके 6 जो कंपोनेंट है वो हमने देख लिए। इसके पहले उसके उद्देश्य और उसकी स्थापना के बारे में देख लिया था। हमने ये भी समझा था कि किन परिस्थितियों में इसकी स्थापना की गई और क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट अंग है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसका रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, या ये कैसे इसमें परिवर्तन आया और भविष्य इसका क्या बन रहा है। अब देखिए, सन 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कतिपय महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। अब मैंने आपसे भी कुछ देर पहले शीत युद्ध की चर्चा की थी कोल्ड वॉर में। तो कोल्ड वॉर जो है ये कब समाप्त हो गया? ये 1991 में समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि दो महाशक्तियां जो आपस में टकरा रही थी, रूस और मतलब सोवियत संघ और अमेरिका, उसमें सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस 1991 में क्या हुआ था? सोवियत संघ का विघटन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यानी जो 14-15 देश, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने देश हैं, ये सब 14-15 देश, जिसमें यूक्रेन, सब कुछ मिलके यूएसएसआर बना था, वो सब अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। वहां आर्थिक संकट आया, मिखाइल गोर्बाचेव आए वहां पर राष्ट्रपति के रूप में, उन्होंने सुधार, ग्लासनोस्त और पेट्रोइका के बारे में आपने जरूर सुना होगा, वो सारी चीजें वहां पर लागू की। तो जो एक तरह से पूंजीवादी या मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था का विरोधी था, उसने उस तरह के सुधार अपने लागू कर लिए, तो टूट गया। और फिर केवल रूस अकेला उस काबिल नहीं था कि अमेरिका को चुनौती देता, सोवियत संघ तो दे भी रहा था। तो वहां से क्या हुआ कि जो महाशक्तियों का टकराव था, वो पूरा परिस्थिति बदल गई और सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अमेरिका की सत्ता निर्विवाद रूप से स्थापित हो चुकी है। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो यूएनओ है, वहां में अमेरिका की दादागिरी आप देख सकते हैं। हाँ, अगर भविष्य की बात करें तो चीन की क्षमता आशातीत वृद्धि हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। उसने अपने को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर लिया है। कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में चीन अमेरिका की शक्ति को चुनौती दे सकता है। तो ऐसी संभावनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ को देखनी पड़ सकती हैं। एशियाई राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का विकास और विस्तार हो रहा है, जिसमें भारत का सबसे पहले नाम आता है अगर उसके इनके विस्तार और विकास की बात देखें। और इसीलिए भारत कहता भी है कि भाई हमारी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में जो हमारी सीट पक्की होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए, उसके 2-4 रीजंस हैं। उसमें रीजन ये है कि भाई एक रीजन तो ये है कि हम भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रगति कर रहे हैं, अगर ये महाशक्तियां हैं तो। और हमारा लक्ष्य भी वही है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति आनी चाहिए। हम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की वकालत करते हैं। विश्व के समक्ष आज गंभीर समस्याएं विद्यमान हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, जातीय संघर्ष, परमाणु प्रसार, महामारी, जलवायु परिवर्तन आदि। यानी ये जो समस्याएं हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के भविष्य की एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो उनका काम करने का जो एजेंडा होगा, ये उन समस्याओं या इन पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। यानी उसको ये सारी चीजें देखनी है कि कैसे विकासशील देश आगे बढ़ रहे हैं तो उसको एकोमोडेट किया जाए, कैसे आतंकवाद की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, जातीय संघर्ष, ये सारी चीजें, जलवायु परिवर्तन जो पूरी दुनिया में चल रही है, इस पर कैसे एक बहस छिड़ी जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए, है ना। ये सारी चीजें संयुक्त राष्ट्र संघ को एक देखनी है। और ये अभी भविष्य की और वर्तमान की उभरती हुई चुनौतियां हैं। जैसे 1991 तक उसके जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो बहुत बड़ा विषय रहता था, वो कोल्ड वॉर, शीत युद्ध रहता था, कब कौन लड़ जाए, कहां क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं था। वो चीज से अब आगे बढ़ चुके हैं। अब नए नए अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं, नई नई चुनौतियां हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के रिफॉर्म या सुधार की बात चल रही है, इस पर चर्चा हो रही है। और ये विषय आप जब भी लिखेंगे तो इन विषयों को जरूर दिखाएंगे कि ये ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर संयुक्त राष्ट्र संघ को एक स्टैंड लेना पड़ेगा या इन पर काम करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र की गतिविधि और इसके प्रभावशाली सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के संदर्भ में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि 21वीं शताब्दी में इसे अपेक्षाकृत अधिक विकसित भूमिका का निर्वाह करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अब तक जिन
मोडस ऑपरेंडाई, यानी जिस हिसाब से, जिन मुद्दों पर, जिन तरीकों से संयुक्त राष्ट्र संघ काम करता रहा है, अब उसको अपने मुद्दे बदलने पड़ेंगे। अब जो नई चुनौतियां हैं, पहले क्या था मैं आपको बताता हूं, 1991 तक जब तक शीत युद्ध चल रहा था तो पूरी दुनिया दो भाग में थी। एक दुनिया यूएसए के पीछे खड़ी थी, एक दुनिया यूएसआर के पीछे खड़ी थी। कुछ लोग थे जो दोनों में नहीं थे, वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में थे, जिसमें भारत भी था। अब होता क्या था कि अगर यूएसओ को समझा लेगा संयुक्त राष्ट्र तो आधी दुनिया समझ जाती थी, यूएसएसआर को समझा लेगा तो आधी दुनिया समझ जाती थी। तो कहीं ना कहीं जो मुखिया थे उनको डील करना थोड़ा सा लगता था, चलो इनसे बात करो काम चलेगा। अब ये सब कहानी खत्म हो चुकी है। अब बहुत सारे देश उभर के आ रहे हैं, बहुत सारे देश अपनी चुनौती लेकर आ रहे हैं, और हर देशों की चुनौती अलग अलग तरीके की है, हर देशों की आकांक्षाएं अलग है, पर्यावरण जैसे मुद्दे आ चुके हैं। तो इट इज बिलीव दैट यूएनओ हैज टू वर्क इन अ मोर डिटेल्ड वर्जन एंड मोर डेवलप्ड प्रोस्पेक्टिव ऑफ इटसेल्फ, और जो पुराना काम करने का तरीका है शायद वहां से केवल काम न चल पाए। अब अगर थोड़ी सी हम भारत की स्थिति की बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थिति क्या रही है या वर्तमान में है क्या, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि भारत शुरू से ही, जब से भारत आजाद, जैसे 1945 में स्थापना हुई, उसके बाद मेंबर कंट्री रहा ये, और भारत भी उस समय आजाद हुआ 47 में, और उस समय से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य या संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्येय रहा है, उसमें भारत आवाज से आवाज मिलाता रहा है। भारत ने हमेशा ये बात कही है कि जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय शांति चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं। आप पूरी दुनिया में बराबरी का माहौल बनाना चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं। आप आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं। तो भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ के पीछे इन मुद्दों पर खड़ा रहा है। नॉट ओनली दैट, कई लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि भाई भारत को केवल भारत कहता है, और जब पैसे देने की बात आती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका जितना पैसा देता है उसकी चुटकियों पर भारत नहीं देता है। बात ठीक है, लेकिन भारत का और कुछ दूसरा सपोर्ट है, उसको आप देखिए। भारत यूएन पीस कीपिंग जो फोर्सेज हैं, जो यूएनओ फोर्स बनाता है, उसमें सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन में अपने फोर्सेज भेजता है। भारत जो मूल सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उस मूल सिद्धांत का सबसे बड़ा फॉलोअर है। भारत ने कभी भी एग्रेशन दिखाकर किसी देश पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ बचाती रहती है। भारत ने कभी दूसरे के हिस्से का कोई या दूसरे के हिस्से हक को छीनने की बात नहीं की। भारत अमेरिका और चीन के बराबरी में पर्यावरण का नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो भारत के ये जो कंट्रीब्यूशन है, वो इसको एक दलील पैदा करते हैं कि नहीं, हम भी उन्हीं महाशक्तियों की तरह इंपॉर्टेंट हैं, और हम भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बन सकते हैं। आ रही बात समझ में? भारत ये भी कहता है कि हम आर्थिक रूप से दुनिया में इस समय हम दुनिया के 5वें बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हम दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने के दर से जीडीपी ग्रोथ करा रहे हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे यहाँ है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे भारत में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यूएनओ बार बार कहता है भाई कि लोकतंत्र पर एम्फेसिस करता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राजशाही नहीं होना चाहिए, ऑटोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, है ना, बंदूक की शासन नहीं होनी चाहिए। तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो हम चला रहे हैं, और सक्सेसफुली चला रहे हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम के साथ चला रहे हैं। तो जो बराबरी पर इतना विश्वास कर रहा है, जो लोगों के अधिकारों को लेकर इतना सचेत है, जो दुनिया में विश्व शांति को स्थापित करने के लिए आपकी मदद कर रहा है, अगर वो कंट्री सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं होगा तो कौन होगा? इसीलिए ग्रुप 4 में खास करके G4 ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें ये लगातार प्रयास कर रही हैं, जिसमें भारत शामिल है, कि उसको भी अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी सदस्य बनाया जाए, और संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ सुधार किए जाएं और कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं। ठीक। अब देखिए, जे बंदोपाध्याय ने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र भारत को वह मंच प्रदान करता है जिसके माध्यम से कुछ सीमा तक बड़ी शक्तियों को दरकिनार कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। यानी जो बड़ी बड़ी शक्तियों का दबाव है उससे हटकर भारत वहां अपनी बात कह सकता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से लेकर अब तक दोनों महाशक्तियों को छोड़कर भारत संयुक्त राष्ट्र के क्रियाकलाप में सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। बिल्कुल ठीक बात। माने अगर आप दोनों महाशक्तियों को, रूस और अमेरिका को छोड़ दें, तो उसके बाद भारत सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, भारत सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता रहा है अन्य अन्य माध्यमों से। इसका कारण यह बताया जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों और संयुक्त राष्ट्र के आदर्शों में पर्याप्त समानता रही है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि भारत इतना ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वॉल्व क्यों होता है, या उसकी इतनी रुचि क्यों है, या उसका उतना विश्वास इसलिए है, बिकॉज द एम एंड पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर वेरी मच सिमिलर टू द फॉरेन पॉलिसीज एंड सिक्योरिटी पॉलिसी या स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामरिक अंतरराष्ट्रीय जो संबंधों की नीति है, वो भारत के भी अंतरराष्ट्रीय नीतियों से बहुत ज्यादा मेल खाती है। कैसे? जैसे शांति को अधिक सशक्त आधार प्रदान किया जाना चाहिए। भारत कहता है नो फर्स्ट, न छोड़ें, हम आपको छेड़ेंगे नहीं, अगर आप छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं।
तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भारत हमेशा प्रयासरत रहा है। भारत ने कई बार पाकिस्तान की टेरिटरीज को कब्जा किया, लेकिन उसको वापस भी किया। हम नहीं चाहते हैं कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद। उपनिवेशवाद का अंत होना चाहिए। जब संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया तो ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि भाई जो कॉलोनिज्म है, यानी जो दूसरे देशों को गुलाम बनाने की प्रथा यूरोपीय कर रहे थे, या अमेरिका या की टेरिटरीज कई जगह थी, ब्रिटेन की थी, फ्रांस की थी, पुर्तगाल की थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि वो जमाना गया, अब ये उपनिवेशवाद को खत्म करना चाहिए। भारत भी इसका पक्षधर रहा है। गैर स्वशासित क्षेत्रों को स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ मानता है कि भाई जिसका अधिकार जिस चीज पर नहीं है वहां शासन आप क्यों करते हैं, वहां के लोगों को करने दीजिए। भारत इसका बहुत पुरजोर समर्थक रहा है। रंग भेद को समाप्त किया जाए, तो रंग भेद के खिलाफ तो भारत भी हमेशा रहा है कि नहीं भाई गोरे काले में कोई भेद नहीं होना चाहिए। और अविकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के विमान में विकसित राष्ट्रों को मदद करनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत भी नया नया आजाद हुआ था, हम अंडर डेवलप्ड थे, डेवलपिंग नेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और उस समय हमें भी लगता था कि जो ऐसे कमजोर राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्रों को उनकी मदद करनी चाहिए और कोई खैरात में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के संसाधनों को अगर आप देखें, जितना दुनिया को प्रदूषण को, ये सारी चीजों को, पर्यावरण को नुकसान इन राष्ट्रों ने पहुंचाया है, उसका खामियाजा विकसित और विकसित राष्ट्र भोग रहे हैं। ये बड़े बड़े जो यूरोपीय देश हैं, इन्होंने कई सौ सालों तक लूटा है इन देशों को, तो अब एक कंपनसेशन होना चाहिए। तो भारत, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य हैं, इससे भारत अपने आप को बहुत ज्यादा जोड़ता है, ठीक। और भारत की प्राथमिकता ये रही है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखा जाए। ये भारत का हमेशा क्या रहा है, एक प्रायोरिटी रही है। ये सबसे मेन लाइन आप ध्यान रखिएगा कि क्योंकि इंडिया का ये प्रायोरिटी रहा है कि इंटरनेशनल पीस को, इंटरनेशनल एक तरह से कह सकते हैं कि सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जाए, बनाकर रखा जाए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। ये जो चीज या सिमिलरिटीज हैं, ये भारत को का इंटरेस्ट जगाती हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का एक एक्टिव मेंबर बने रहने के लिए, ठीक है। आ रही बात समझ में। इसके साथ साथ भारत के ये दावे, भारत जो दावा करता है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य होना चाहिए, उन दावों का भी सबसे बड़ा कारण यही समानताएं दिखाई पड़ती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित था, जिसमें हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ बेसिक जानकारियां, इसके अंग, इसके उद्देश्य और भारत का क्या स्टैंड है संयुक्त राष्ट्र संघ को, इस पर एक छोटा सा चर्चा हमने की है, ठीक है। आई होप कि इससे आपके कंसेप्ट बेसिक क्लियर हुए होंगे, इसमें कहीं कोई आपको डाउट नहीं होगा, और अगर इसमें कहीं कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, समझ में आ गया हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब ये चैप्टर चलता रहेगा, इसके इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और पॉलिटिकल साइंस के और वीडियोस तो ऑलरेडी हैं और आगे सारे आते रहेंगे। इसको आप जरूर देखते रहिए, थोड़ा सा सबको शेयर करते रहिए। एक बात का ध्यान रखेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर आप सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी जेईई, नीट, यूपी, बिहार, स्पोकन इंग्लिश, आरआरबी यानी कंपटीशन, ये सारे कोर्सेज जो हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, इस चैनल पर हिंदी माध्यम में कक्षा 7 से 12 तक सारी की सारी शिक्षा 100% फ्री पा सकते हैं। ना तो आपको कुछ खरीदना है, ना आपको कोई कूपन कोड लगाना है, बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा आप मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट भी है, यानी वेबसाइट पर भी जाके आप पढ़ सकते हैं, ऐप से भी पढ़ सकते हैं, और यूट्यूब मंच पे तो पढ़ ही रहे हैं। और हाँ, हर जगह ये 100% निःशुल्क है। हम आपको यहाँ कोई 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद सब्सक्रिप्शन लेने की बात नहीं करेंगे। और सभी चीजों के अपडेट रहने के लिए आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम, जो मैग्नेट ब्रेन्स का हैंडल चैनल जो भी है, इससे जुड़े रह सकते हैं। किसी भी एक माध्यम में आप जुड़ेंगे, सब कुछ आपको दिखता रहेगा, क्या आने वाला है, क्या कोर्सेज आने वाले हैं। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, ठीक है। और फिर अपना निःशुल्क शिक्षा लेते रहिए, सारी चीजों, सारे सब्जेक्ट की शिक्षा हम आपको देते रहेंगे लगातार। आप बने रहेंगे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।